अस्सलाम वालेकुम। हफ्ते के रोज सुहेल वड़ाइच के साथ आप देख रहे हैं मेरे मुताबिक। मैं हूं मारिया मेमन। गुज़श्ता हफ्ते सिंध असेंबली में वफाकी वजीर दाखिला रहमान मलिक की जानिब से बेनजीर शहादत के हवाले से तहकीकाती रिपोर्ट सामने लाई गई। 5वीं रिपोर्ट है अपनी नौयत की, लेकिन इसके बावजूद बहुत सारी साजिशी कहानियां और पुरसरारियत के साइल मंडला रहे हैं बीबी कत्ल केस के हवाले से। आज के इस प्रोग्राम में हम सुहेल वड़ाइच की किताब की रोशनी में कुछ फैक्ट्स जो उनको क्लियर करने की कोशिश करेंगे और ये जानेंगे कि हकीकत क्या है, फसाना क्या है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे जो ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं आज 10 कौमी और सूबाई असेंबलीज हैं उनके हवाले से। जिस वजह से अब ज़िमनी इंतखाबात हैं और बहुत बड़े बड़े नाम और कुछ आगे जो उनकी बच्चे हैं बड़े बड़े सियासतदानों के, वो भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नहीं हिस्सा लिया, एब्सटेन किया है दोबारा। आपको लगता है ये गलती महंगी पड़ सकती है? ज़िमनी इंतखाबात दरअसल किसी भी सियासी जमात की और हुकूमत का एक टेस्ट होते हैं और इससे पता चलता है कि आगे क्या होने वाला है। बदकिस्मती ये है कि जो नई फोर्स है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो इनमें हिस्सा नहीं ले रही, इसलिए ये स्नैप पोल का दर्जा इख्तियार नहीं कर सके। और अगर वो बहुत मेहनत से, बहुत तैयारी से अपने वर्कर्स को वहां भेज के, इन्हें चाहिए था कि 1 या 2 ज़िमनी इलेक्शन में जरूर हिस्सा लेते ताकि इन्हें अपनी पॉपुलैरिटी का भी पता चलता और सब लोगों को भी ये पता चलता। और अगर ये जीत जाते तो मैं समझती हूं कि जिस तरह लाहौर के जलसे से कोई पैगाम गया था, इस तरह का पैगाम जा सकता था। लेकिन शायद उन्होंने ये बेहतर समझा होगा कि अभी अपने पोटेंशियल को जाहिर न किया जाए। दूसरी तरफ नून को या पीपल्स पार्टी को, यही 2 बड़ी बद्दे मुकाबल जमातें हैं ज़िमनी इंतखाबात में। इससे अगर पीपल्स पार्टी सारी सीटें हार जाती है या मेजॉरिटी सीटें हार जाती है तो उससे मैसेज पता चल जाएगा कि पीपल्स पार्टी कहां खड़ी है, खासकर सिंध की सीटें। और नून अगर पंजाब में जीतती है तो उसका भी मैसेज होगा कि अभी पॉपुलर है या नीचे जा रही है। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं ज़िमनी इंतखाबात। सियासी तरबियत के लिए भी बहुत जरूरी है। चौधरी निसार के बयान के ऊपर अगर मैं आपसे पूछूं, उन्होंने कहा है कि सितंबर या अक्टूबर में उनको इलेक्शन होता कम से कम नजर नहीं आ रहा इस साल। मेरी राय में तो इलेक्शन 2012 में होना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि नून लीग की दिलचस्पी खत्म हो रही है इस साल इलेक्शन में, क्योंकि शायद वो ये समझते होंगे कि सितंबर, अक्टूबर और मार्च 2013 में कितना फर्क है, और वो शायद ये भी चाहते होंगे कि पीपल्स पार्टी और कुछ उसको एक्सपोज करें और एक ऐसे लेवल पे ले जाएं कि जहां पे उनके लिए ज्यादा लोगों की हमदर्दी पैदा हो जाए। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि पीपल्स पार्टी और नून ने जिस तरह तरमीम के लिए इत्तफाक राय किया है, इसी साल इलेक्शन शेड्यूल के लिए भी इत्तफाक राय करें। यही मुल्क के लिए बेहतर है। तब्दीली आनी चाहिए आईनी तरीके से, पुरअमन तरीके से। चले सब आगे चलते। जो तहकीकाती रिपोर्ट आई है बीबी की शहादत के हवाले से, 5वीं रिपोर्ट है। कुछ आपको लगता है नई बातें की गई हैं, साजिशी कहानियां अभी भी उसके इर्द गिर्द लोग सवाल पूछ रहे हैं। फैक्ट्स कब क्लियर होंगे हमारे? मारिया जी, जितने भी दुनिया में सियासी कत्ल होते हैं ना, इनके अंदर साजिशी कहानियां, पुरसरारियत आ जाती है। चाहे वो जॉन एफ कैनेडी का कत्ल हो, चाहे लियाकत अली खान का कत्ल हो, चाहे हुसैन शहीद सोहरवर्दी जो है उनकी बैरूत में वफात हो, चाहे जुल्फकार अली भुट्टो की फांसी हो, चाहे मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत हो। तो हर एक में आपको पुरसरारियत जो है ये बड़े लोगों के साथ वाबस्ता होती है। और फिर पाकिस्तान के कुछ मखसूस हालात हैं, यहां तो चूंकि हकायक सामने भी नहीं आते, इसलिए फिर साजिशी कहानियां जरा और भी बढ़ती रहती हैं। अच्छा, आपने चूंकि किताब भी लिखी है कातिल कौन, और बड़ी वेल रिसर्च और ऑथेंटिक किताब है एक तरीके से, आपका ख्याल है जो तहकीकात है ये तसल्ली बख्श की जा रही है, इन द राइट डायरेक्शन? मारिया जी, वैसे तो हमारे यहां रिवाज है हर चीज को मुस्तरद कर दिया जाए, हर चीज पे शक किया जाए और जो अमारत है उसको ढा दिया जाए। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि बेनजीर भुट्टो कत्ल पर जितनी तहकीकात हुई हैं, आज तक पाकिस्तान में किसी कत्ल पर इतनी तहकीकात नहीं हुई। और आप देखें हुई कैसे। पहले पंजाब गवर्नमेंट की तहकीकाती टीम ने किया, एजेंसियों की जो रिपोर्ट्स हैं वो तो सामने नहीं आई, उन्होंने भी की होंगी। उसके बाद एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनी जिसको JTI 1 कहते हैं, उसने तहकीकात की। फिर स्कॉटलैंड यार्ड ने तहकीकात की, फिर जनाब अक़वाम मुत्तहिदा कमीशन रिपोर्ट ने तहकीकात की, उसके बाद FIA ने तहकीकात की, फिर JTI 2 ने तहकीकात की। और सबकी तकरीबन डायरेक्शन एक है, सबके रिजल्ट्स एक हैं। शकूक, शुबहात, कहानियां, साजिशें, मफरूजे जो मर्जी बना लें, लेकिन ये रिपोर्ट्स जो हैं ये काफी हद तक इनको दुनिया में माना जा रहा है।
اور ان سب کا کے نتائج تقریباً ایک ہے. چلیں اسی پوائنٹ پہ ایک بریک لیتے ہیں, واپس آئیں گے تو آپ کی کتاب کے حوالے سے جو چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز ہیں, کچھ سوالات جو لوگوں کے ذہن میں اٹھتے ہیں, ان کے جوابات تلاش کریں گے. دیکھتے رہیں میرے مطابق. ویلکم بیک ٹو میرے مطابق. بات ہم کر رہے ہیں بے نظیر کی شہادت کے حوالے سے جو شواہد سامنے آئے ہیں ان کی بات. سہیل صاحب, جو قاتل ہے اس کے بارے میں تھوڑی بات کیجیے, جس کو ہم گولی چلاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. وہ ٹریڈیشنلی ایک جیسے کہتے ہیں نا شدت پسندی کی طرف جس بندے کو رجحان ہو, ویسا نہیں لگتا. بارش نہیں ہے, اس کا حلیہ بھی اس طریقے کا نہیں ہے. یہ ذرا مختلف بات. ماریہ جی, پہلی تو بات یہ ہے, بڑی آپ نے اچھا سوال اس لیے کیا کہ ہم لوگ سازشی کہانیوں اور مفروضوں میں تو کھوئے رہتے ہیں, لیکن تفتیش شروع کہاں سے ہونی چاہیے؟ فیکٹ کہاں ہے؟ سب سے پہلا فیکٹ یہ ہے کہ یہ گولی چلانے والا بندہ کون تھا. یہیں سے کہانی شروع ہوئی, اور اس بندے کا نام تھا سعید عرف بلال. 17.5 سال اس کی عمر تھی. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ بھی میں مفروضے کی بنیاد پہ نہیں کہہ رہا. اس کا ڈی این اے ٹیسٹ ہوا اور اس کے فورینزک ٹیسٹ ہوئے. لیبارٹری ذرا سنیں آپ, ایف آئی اے لیبارٹریز کونٹیکو, یو ایس اے امریکہ, آرمڈ فورسز انسٹیٹیوٹ راول پنڈی, لندن میں فورینزک سائنسز سروسز. یعنی اتنے ان کے ٹیسٹ ہوئے جس کے بعد یہ پتا چلا کہ اتنی عمر ہے, کیونکہ انہوں نے ہڈیوں کی پیمائش کی کہ کس عمر میں ہڈیاں کس حد تک جو ہیں وہ گرو کرتی ہیں. اور ڈی این اے ٹیسٹ بھی ہوئے, ہاتھوں کے بھی ٹانگوں کے بھی, اور ان سے یہ پتا چلا کہ جناب جو یہ بچہ ہے سعید عرف بلال, اس کا ڈی این اے ملتا ہے وزیرستان کے لوگوں کے ڈی این اے سے. اور پھر ایک اور جو دلچسپ بات ہے کہ اس بچے کے جو دونوں ہاتھ ملے ان کے اوپر مہندی لگی ہوئی تھی اور فریش لگی ہوئی تھی, اور جو بعد میں رپورٹ آئی کہ اس نے اسی دن لگائی تھی. اور یہ بھی دلچسپ بات ہے کہ مہندی کیوں لگی ہوئی تھی؟ تو وزیرستان کی اور وہاں طالبان کی یہ روایت ہے کہ وہ جب کوئی خودکش بم دھماکہ کے لیے جاتا ہے تو اس کو دولہا بنا کر رخصت کرتے ہیں, جس طرح دولہے کو مہندی لگاتے ہیں, کیونکہ ان کے خیال میں حوریں جو ہیں وہاں ان کا انتظار کر رہی ہوتی ہیں دلہا کا. تو اس سے وہ پورا کلچر بھی سامنے آتا ہے, وزیرستان سے تعلق بھی صاف نظر آتا ہے, اور یہ بھی کہ اس کا کس گروپ سے تعلق ہے. اچھا, ہم جو فوٹیج دیکھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ جی پہلے اس نے گولی چلائی ہے, اس کے بعد دھماکہ ہوا ہے, جو سن روف کا لیور ہے اس کو بھی وجہ بتایا جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے جو ہے محترمہ کا انتقال ہوا ہے. حقیقت کیا ہے ان تینوں میں سے؟ ماریہ جی, پہلی تو بات یہ ہے کہ پہلے یہ خیال تھا کہ 2 بندے تھے. اب جو یہ ساری دنیا کی جو تحقیقات ہیں جن کا میں نے حوالہ دیا ہے, سب اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ ایک ہی بندے نے گولی چلائی, اسی نے دھماکہ کیا, اور جو دوسرا خودکش بمبار تھا اکرام اللہ, وہ کہیں فرار ہو گیا. اور ایک اور جو نئی تحقیق ہے جو میری کتاب میں موجود ہے, اور شاید جس کی فوٹیج بھی آپ کو دکھائیں گے, اس میں یہ ہے کہ گاڑی خود بخود نہیں رکی. گاڑی روکنے والا ایک سرخ ٹوپی والا, جس کو کہ طالبان کی زبان میں غازی ٹوپی کہتے ہیں, جو کہ غازی صاحب جو تھے وہ اسلام آباد کی مسجد میں عبدالرشید غازی صاحب, ان کی ٹریڈیشن میں پہنی جاتی. تو وہ بندہ جو ہے وہ گاڑی روکتا ہے, اس کی فوٹیج موجود ہے, اور اس کے بعد یہ فائرنگ شروع ہوتی ہے. آگے چلتے ہیں تھوڑا سا. یہ کچھ لوگ نے یہ بات بھی کی ہے کہ لیزر گن استعمال کی گئی تھی, جتنے منہ اتنی باتیں ہیں, ایسی بس اڑا دی گئی ہے بات. پہلی تو بات یہ ہے کہ 3 فائر کیے گئے, اور تینوں فائرز کا ڈائریکشن جو تھی وہ نہیں تھی کہ بے نظیر بھٹو کو ہٹ کرتے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ایک گولی جو ہے بے نظیر بھٹو کے بالوں کو چھو کر گئی, لیکن اس کا کوئی ثبوت نہیں ملا. ہاں, وہ گولیاں جہاں لگی وہ مارک کیا اسکاٹ لینڈ یارڈ نے بھی اور دوسرے اداروں میں کہ گولیاں جا کر اوپر دیواروں کو لگی, اور ان گولیوں کے خول بھی مل گئے ہیں. اور جو جہاں تک لیزر گن کی بات ہے, یہ بھی بڑی دلچسپ ہے. میں نے اس پہ بڑی تحقیق کی کہ لیزر گن کوئی اتنی نہیں ہے کہ جو ٹرک سے کم کسی جگہ پر رکھی جا سکے. پورٹیبل نہیں ہوتی, نو پورٹیبل لیزر گن. سو یہ تو مفروضہ ہی غلط ہے. اور پھر جب پوسٹ مارٹم کیا گیا اور دنیا کے مختلف اداروں نے
उस पर तहकीक की। बरतानिया के एक बड़े मशहूर पैथोलॉजिस्ट हैं नेथानियल कैरी, उन्होंने इस पे एक बहुत जबरदस्त रिपोर्ट लिखी जिसमें उन्होंने ये साबित किया कि मोहतरमा को जो है वो गोली नहीं लगी और इनको एस्केप हैच लगा। और दिलचस्प बात यह है कि यही तहकीक हमारे पाकिस्तान के एक पुलिस अफसर ने भी की थी और इसका एक सबूत भी है। हम जज्बाती हो जाते हैं, ये सुनने को तैयार नहीं है। हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि जो मोहतरमा के पोस्टमार्टम से जो पता चला तो जो उनकी कनपट्टी पे जो जख्म था वो था 40 मिलीमीटर चौड़ा और 13 मिलीमीटर गहरा, और जो दुनिया की सबसे बड़ी गोली है वो भी इतना बड़ा सुराख नहीं कर सकती। और जो 30 बोर की गोली है वो तो ज्यादा से ज्यादा 7 मिलीमीटर का सुराख कर सकती है। तो ये तो थीसिस साइंटिफिकली साइंसी अंदाज में तहकीक में ये थीसिस गलत साबित हो चुका है। अच्छा सुहेल साहब, जो धमाका होता है उसका क्या इम्पैक्ट हुआ है? कुछ बम के टुकड़े भी लगे थे मोहतरमा को? अभी तक जो तहकीकात हुई हैं और उनका साइंसी जो तज्जिया किया गया, ये MMV2 किस्म का धमाका खेज मवाद था। यही कराची में भी यूज हुआ था, जिससे ये पता चलता है कि एक ही ग्रुप जो था वो कर रहा था। अब क्या ये धमाके का असर इतना शदीद था? देखिए, उसके लिए 6000 से 9000 मीटर फी सेकंड की रफ्तार से ये वेव जो है ये सफर करती है धमाका खेज। और ये सिर्फ 8 फुट दूर खड़ा था खुदकुश बमबार जो है, और इसके 150 फुट के दायरे में इसके असरात गए हैं। और ये जो गाड़ी तक इसका असर पहुंचा है 1 सेकंड के भी 2/3 हिस्से में। उस दौरान ही मोहतरमा नीचे जा रही थी और उनको एस्केप हैच लगा कनपट्टी पर, जो सबसे नाजुक हिस्सा होता है, और इसी से उनकी डेथ हो गई उसी वक्त। पॉइंट ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे। सवालात और भी बहुत से हैं, देखते रहें मेरे मुताबिक।